देखिए आज से जो है ना ग्रेगर जोहन मेंडल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रेगर जोहन मेंडल से पढ़ना है। देखिए ग्रेगर जोहन मेंडल का नियम बोल रहा है कि पहला है ना प्रभाविकता का नियम है। इसमें दिया हुआ प्रभाविकता के नियम में एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध शुद्ध पिता या माता में संकरण करने में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। प्रभाविकता का नियम में बोल रहा है कि एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता, ठीक है, या माता में संकरण करने में प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं। आगे दिया हुआ है कि जबकि अनुप्रभावी गुण क्या होते हैं, छिप जाते हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल का नियम प्रभाविकता का नियम में बोल रहा था एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संस्करण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण क्या होते हैं, छिप जाते हैं। आगे बोल रहा प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण क्या होता है, उपस्थित अवश्य रहता है, लेकिन यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम। ये क्या कर रहा है, पृथक्करण का नियम कि लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाने के समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम युग्मों को शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इसमें बोल रहा है पृथक्करण का नियम में कह रहा है कि लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मों को क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम को ना शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तीसरा बोल रहा है कि स्वतंत्रता का अभिविवन नियम। स्वतंत्रता का बोल रहा अभिविवन का नियम क्या कर रहा है कि जब दो पीढ़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण जो है स्वतंत्र रूप से होता है। तो कह रहा है स्वतंत्रता का अभिविवन का नियम क्या कर रहा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संस्करण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को क्या 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 करता है, प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। आगे कह रहा है अनरेस्ट हेकल के अनुसार कह रहा है कि परिस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अनरेस्ट हेकल को ही प्राप्त है। तो बोल रहा है अनरेस्ट हेकल के अनुसार बोल रहा है कि परिस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का जो श्रेय है ना किसको प्राप्त है, तो क्या होगा, जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे, अर्नेस्ट हेकल को प्राप्त है। उसके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और आकर्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को परिस्थितिकी अथवा परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। आगे दिया और आर्थर टेंसले के अनुसार इन्होंने परिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। परिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा था, तो क्या होगा, आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। परिस्थितिकी शब्द किसने कहा था, आर्थर टेंसले ने गढ़ा था। आर्थर टेंसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीव समुदाय पृथ्वी के सजीव संघटकों से संबंधित के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संघटकों से संबंधित पारस्परिक संबंध होता है और दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। आगे दिया हुआ कि समुदायों के जीवों की रचना कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को परिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहते हैं। यानी परितंत्र जीवों का समुदाय साथी और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं के बीच का जो है ना संबंध होता है, ठीक है। आर्थिक विकास सूचकांक का प्रतिपादन, ठीक है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोल रहा है। इस सूचकांक में बोल रहा है ना एचडीआई में, इस सूचकांक का प्रतिपादन कब हुआ था, 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान, अमर सेन भारत तथा उनके सहयोगी ने किया था। तो एचडीआई का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था ना वो कब प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था, 1990 में, ठीक है। और ये जो है ना इससे जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, अमर सेन भारत के तथा उनके सहयोगी ने किया था। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और अन्य सूचकांकों को जो है आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। इसमें जो है ना एचडीआई जो था 3 आधार पर निकलता है। एक होता है क्या होता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। ये तीनों आधार पे जो है ना एचडीआई जारी किया जाता है। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में जीवन प्रत्याशा किस आधार पर जारी नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, इधर क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय इस सूचकांकों के में शामिल किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव विकास सूचकांक कब जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था, याद रखिएगा। पूछेगा एचडीआई का जो पहला इंडेक्स जो था ना वो कब जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा क्या किया जाता, प्रकाशित किया जाता। पूछेगा कि एचडीआई जो इंडेक्स है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, क्या होगा, यूएनडीपी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, याद रखिएगा। आगे दिया अर्थशास्त्र की परिभाषा।
अब यहाँ पे जो है ना कौन कौन इकोनॉमिक्स जो थे ना वो कौन कौन परिभाषा दिए थे बताइएगा। रॉबिन्स ने कौन सा परिभाषा दिया था बताइए तो। रॉबिन्स ने, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए, यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा ना कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित संसाधनों के परस्पर संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। किसने कहा था, किसका परिभाषा है? तो रॉबिन्स का, याद रखिए रॉबिन्स का है। बताया कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। किसका परिभाषा है, तो क्या होगा? मार्क्स का परिभाषा है, मार्क्स का। बताइएगा नेक्स्ट है, बताइए कि अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है। किसने किसने परिभाषा दिया था, क्या होगा? बेनहम दिया था, बेनहम, ठीक है ना। अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर का प्रभावित करता है, वो बेनहम परिभाषा दिया था। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम को खोज करना, ये किसका उद्देश्य था, क्या को परिभाषा? ये था मार्क्स का था, ठीक है। यहाँ पे अगर बोल देगा अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करता है, ये था बेनहम का, ठीक है, ये बेनहम का है। आप लोग जो है ना वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है ना, नहीं देखिएगा ना, हम देख चुके हैं कल, कोई ने वीडियो देखा है, आप लोग देखा कीजिए, पता है रिवीजन आपका हो जाएगा। 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो रहता है, आप उसमें भी आपको थोड़ा सा 1.2 हम पढ़ा के देख लीजिए सारा, है? इतने लोग हैं लेकिन देखना है ही नहीं किसी को। देखिए ना, जब क्वेश्चन जब जाएगा ना एग्जाम में तो लगेगा कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। सुबह का जो वीडियो आता है ज्ञान बिंदु को क्वेश्चन बैंक जो रहता है कितना रहता है, 30 से 40 मिनट का रहता है। उसमें भी जो हम पढ़ते हैं सारा वही आपसे पूछा जाता है, ग्रुप में वही सब रहता है सारा, उसमें दिया हुआ। एक बार अच्छे से फिर से देखिए दोबारा ना वीडियो को, किसी को देखना ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। एक तो इतना हार्ड सब्जेक्ट है साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह, उसको दोबारा देखिएगा तो लगेगा नहीं कि हाँ नज़र से जा रहा है। जैसे भी हम पढ़ रहे हैं आपके सामने वैसे वीडियो में रहता है, यही ना रहता है। पता है उसमें मात्र 2 लाइक है, 2 लाइक, उस पर कोई ने वीडियो को ऑन किया है, कोई नहीं। चलिए आपका मर्जी है, छोड़िए। रहे कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। किसने परिभाषा दिया था? प्रो फैडमैन ने दिया था। क्या दिया था? प्रो फैडमैन ने दिया था। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ई बुक को अगर आप अच्छे से रट जाते हैं ना तो आपको 75% 70% आपको क्वेश्चन पक्का इससे देखने को मिलेगा। और एक बिहार में जो क्वेश्चन बैंक है उसमें पता है 50% आपको क्वेश्चन उस बुक से मिलेगा देखने को, जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया रोशन सर की तरफ से निकाला गया है बिहार पुलिस का, लेकिन देखना ही नहीं है। वो भी 2-3 दिन से छूटा, लेकिन आज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आज कंप्लीट करेंगे उसको। नेक्स्ट है किसका सिद्धांत, किसका परिभाषा जो है ना, एक परिवार की आय बढ़ने का उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। किसका परिभाषा है, तो क्या होगा? एंगल का सिद्धांत है, ठीक है, एंगल का सिद्धांत क्या बोल रहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है ना एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च जो प्रतिशत क्या होता है, तो कम हो जाता है। एक किसका है, तो एंगल का सिद्धांत है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ग्रेसम का नियम कह रहा है कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्रा बढ़िया और मुद्राओं को चलन से क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ग्रेसम का नियम क्या कहता है, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं हैं एक साथ चलन में एक चलन में हो तो घटिया मुद्रा क्या करता है, बढ़िया, घटिया मुद्रा बढ़िया जो है मुद्राओं को क्या कहता है, चलन से बाहर कर देता है, ठीक है। यही बोल रहा है ग्रेसम का नियम। क्वेश्चन पूछेगा ना कि बताइए कि किसका नियम जो है ना, यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं हैं एक साथ चलन में हो, घटिया मुद्रा बढ़िया मुद्राएं को चलन से बाहर कर देते, किसका नियम है, तो ग्रेसम का नियम है, ठीक है। आगे बोल रहा उत्पत्ति ह्रास का नियम, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तन साधन के अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन क्या होता है, घटता चला जाता है। इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का ह्रास समान प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में अनुपातिक दृष्टि से 3 प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सीमांत उत्पादन घट जाए या समान या बढ़ जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित रूप में परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे दिया कि उत्पत्ति ह्रास का नियम पर आधारित अन्य नियम कौन कौन है, तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो उत्पत्ति का ह्रास नियम पर आधारित है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है ना उत्पत्ति के ह्रास नियम पर आधारित है। और रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत किस पे आधारित है, उत्पत्ति के ह्रास नियम पर आधारित है। और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किस पे आधारित है, तो
उत्पत्ति के ह्रास नियम पर आधारित है। आगे दिया कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है, ठीक है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का जो है ना अभाव होता है। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम जो है शीघ्रता से लागू होता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का क्या होता है, अभाव होता है। आगे दिया किन्स का रोजगार सिद्धांत कहा, इन्होंने कहा 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से एक बाजार नियम का घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कह रहा है ना किन्स का रोजगार सिद्धांत कर रहा है, इन्होंने जो है 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कौन था, पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से ये बाजार के नियम का घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधारा को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। आगे बोल रहा है किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। दिया हुआ है ना कि किन्स के अनुसार जो है ना अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो स्तर है ना कुल उत्पादन की मात्रा पे क्या करता है, निर्भर करता है। कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। आगे बोल रहा है शेयर बाजार का नियम क्या कह रहा है, शेयर बाजार का नियम कह रहा है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पादन करती है। पूर्ति स्वयं जो अपनी मांग उत्पादन करती है यह नियम वस्तु नियम या मुद्रा नियम के दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में समान अत्युत्पादन के फलस्वरूप समान बेरोजगारी संभव नहीं है। आगे बोल रहा है किन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। बोल रहा है किन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। इसके अनुसार समर्थ निर्धारित तत्व दो है, पहला समग्र मांग फलन ADF एवं दूसरा है समग्र पूर्ति फलन ASF है। किसी अर्थव्यवस्था में ASF उद्यमियों की कुल लागतों या ADF उनकी कुल प्राप्तियों की प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। आगे दिया हुआ कि अर्थव्यवस्था में यह मांग समर्थ मांग होती है, जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर N, उत्पादन स्तर O तथा अन्य स्तर बाइक तीनों मार्ग क्या होती है, बराबर होता है। आगे दिया किन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि रोजगार बढ़ाने के लिए किन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया था। रोजगार बढ़ाने के लिए जो है ना किन्स ने क्या किया था कि लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा क्या किया था, नीति का समर्थन किया था। आगे बोला नकदी लेन देन सिद्धांत, ये क्या कर रहा है, इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था। बताइएगा कि नकदी लेन देन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो फिशर ने किया था, ठीक है। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिणाम ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल निर्धारक है। फिशर के अनुसार यदि अन्य चीज स्थिर है तो ज्यों मुद्रा संचलन की मात्रा बढ़ती है त्यों कीमत स्तर भी क्या होता है, कीमत स्तर जो है ना प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और मुद्रा का मूल्य घटता है और विमलोस भी है। यदि मुद्रा की मात्रा दोगुनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यदि मुद्रा की मात्रा अगर दोगुना करेंगे तो कीमत का स्तर क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा तो और ठीक इसके विपरीत मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाए तो कीमत स्तर गिरकर जो आधा रह जाएगा और मुद्रा मूल्य का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। ये सभी दिया हुआ था। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आता है। सिद्धांत एवं प्रतिपादक दिया हुआ है, ठीक है। बताइएगा कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए कौन दिया था विकास का सिद्धांत, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था, क्या होगा, रेगनर नक्श ने दिया था। तो याद है गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण जो है ना ये रेगनर नक्श ने दिया था। और प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था, रेगनर नक्श ने दिया था। संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो रेगनर नक्श ने दिया था। तो यार रेगनर नक्श ने किसका सिद्धांत दिया था, कौन कौन सा सिद्धांत दिया था, बताइए। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत। जो है ना बताइए प्लानिंग एंड दी पुअर किसने दिया, बताइए प्लानिंग एंड पुअर का सिद्धांत किसने दिया है, BS मिनहास ने दिया है, ठीक है। प्लानिंग एंड पुअर का सिद्धांत किसने दिया, BS मिनहास ने दिया। बताइए एन इक्वेरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशंस किसका है, किसने सिद्धांत दिया है, गुरनार्ड रोडा ने दिया है, ठीक है। एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन का सिद्धांत किसने दिया है, गुरनार्ड रोडा ने दिया है। बताइए प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया है, प्रबल धक्का सिद्धांत रोजस्टीन रोडा ने दिया है। प्रबल धक्का सिद्धांत जो है ना रोजस्टीन रोडा ने दिया। असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है,
हर्षमय ने दिया है। असंतुलित असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? हर्षमय ने दिया है। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दिया है? रोस्टोव ने दिया है। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसका सिद्धांत किसने दिया है? रोस्टोव ने दिया है। रोस्टोव ने दिया है। देखिए सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस किसके सिद्धांत किसने दिया है? AK सेन। क्वेश्चन पूछेगा कि सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस का सिद्धांत किसने दिया? AK सेन ने दिया है। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया है? एडम स्मिथ ने दिया है। भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया है। स्तंभ कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया है? आर्थर लेफर ने दिया है। स्तंभ कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया? आर्थर लेफर ने दिया है। व्यय कर किसने दिया है? व्यय कर किल्डार ने दिया है। व्यय कर जो है ना किल्डार ने दिया है। टोबिन कर किसने दिया है? टोबिन कर बोलेगा तो जेम्स टोबिन ने दिया है, नाम में ही छुपा हुआ है। बताया कि मूल वर्धित कर वैट का प्रथम प्रतिपादक बोलेगा तो ना वॉन सीमेंस थे। ठीक है, पूछेगा कि बोलेगा कि मूल वर्धित कर वैट का प्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो F1 सीमेंस थे। ठीक है, F1 सीमेंस। बताया कि मूल वर्धित कर एक जो है ना किसने विकसित किया था? मूल वर्धित कर को पूछेगा विकसित किसने किया तब क्या होगा? मूल वर्धित कर को जो है ना ये मारिस फारे और कार्ल सूप विकसित किया था। ठीक है, अगर देखिए अगर बोलेगा ना मूल वर्धित कर को मतलब प्रतिपादक किसने किया था तो ये किया था F1 सीमेंस ने किया था। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा मूल वर्धित कर को किसने विकसित किया था तो मारिस फारे और कार्ल सूप ने किया था। और न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया है तो क्या होगा? JS मिल ने दिया है। JS मिल ने दिया। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? JS मिल ने दिया है। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया है? पीटर पायर ने दिया है। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसने दिया है? पीटर पायर ने दिया है। बताइए अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है तो क्या होगा? डाल्टन पिगू ने दिया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन पिगू ने दिया है। बताइएगा कि क्रियात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया है तो क्या होगा? AP लर्नर ने दिया है। AP लर्नर ने दिया है। क्रियात्मक वित्त का सिद्धांत किसने दिया? AP लर्नर ने दिया है। कर दे क्षमता का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क ने दिया है। क्लार्क ने। कर दे क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क ने दिया है। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया है? जॉन मेनार्ड किसने दिया है? क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत किसने दिया है? जॉन मेनार्ड किसने दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बोल रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है निम्न है। ब्रह्मांड से उत्पत्ति जो है ना प्रमुख सिद्धांत निम्न है। टॉलमी बोल रहा है, टॉलमी के अनुसार क्या कह रहा है कि टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार तो बोल रहे हैं कि टॉलमी जो है ना टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। ठीक है, टॉलमी ने क्या कहा था ना कि टॉलमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ये टॉलमी ने कहा था। अगला है कोपरनिकस। कोपरनिकस क्या है ना बोल रहा है कि कोपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया एवं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। फलतः कोपरनिकस को जो है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। कोपरनिकस को क्या कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे है हर्सेल। हर्सेल के अनुसार बोल रहा है हर्सेल ने कौन सा परिभाषित सिद्धांत दिया तो बोल रहा है हर्सेल ने 1805 में बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। बताइएगा किसने कहा था ना कि 1805 में बताया? किसने बताया 1805 में कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है? तो किसने बताया था तो क्या होगा? हर्सेल ने बताया था। हर्सेल ने। याद रखिएगा ना कि कुछ से क्वेश्चन पूछा है किसने बताया था 1805 में कि पृथ्वी सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है तो हर्सेल ने कहा था। ठीक है, अगला एडविन हब्बल। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था। तो क्वेश्चन बताइएगा कि किसने बताया था मतलब प्रमाण दिया था 1920 में कि ब्रह्मांड जो का विस्तार जो है अभी भी जारी है। किसने प्रमाण बताया था? एडविन हब्बल ने कहा था 1920 में। ठीक है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया था। नेक्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बोल रहा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बोल रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख है जिसमें बिग बैंग सिद्धांत है, सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। आगे बोल रहा है ब्रह्मांड के सिद्धांत के प्रतिपादन एव जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? क्या होगा? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने किया था। बाद में जो है ना बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत को क्या किया? व्याख्या प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? क्या होगा? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? एव जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। साम्यावस्था या सतत सृष्टि या सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी किसने दिया? ये जो है ना ये थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था? थॉमस गोल्ड या
एवं हार्मन बॉडी। ठीक है, बताइएगा कि दोलन सिद्धांत किसने दिया है? दोलन का सिद्धांत बोले तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। दोलन का सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? एलन ग्रुथ ने दिया है। स्फीति सिद्धांत किसने दिया? एलन ग्रुथ ने दिया है। एडविन हब्बल ने क्या क्या दिया था सिद्धांत? बताइए, एडविन हब्बल ने एडविन हब्बल जो था ना, आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादन है। तो बताइए कि आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक कौन है? तो एडविन हब्बल है, याद रखिएगा। अगला है कि अब्राहम आर्योटेलियस बोल रहा है 1996 में अब्राहम आर्टोटेलियस डच मानचित्रवेता ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के साथ एक जुड़े होने की संभावना का व्यक्त किया। ठीक है, तो याद रखिए अब्राहम आर्टेलियस बोल रहा है कि वर्ष 1596 में अब्राहम आर्टेलियस मतलब डच मानचित्रवेता ही थे ने अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ की तटरेखा में समानता के आधार पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप एवं अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया था। आगे है एफ.वी. टेलर। ये क्या कहा था कि वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक एफ.वी. टेलर ने महाद्वीपीय महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के नाम से जो है ना जानते हैं। ठीक है, तो एफ.वी. टेलर ने बोला था कि वर्ष 1908 में अमेरिका के भूवैज्ञानिक एफ.वी. टेलर ने महाद्वीपीय महासागरों का वितरण संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वैज्ञानिक था ना जिसने 1908 में महाद्वीपीय एवं महासागरों के वितरण से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? क्यों किया था? एफ.वी. टेलर ने किया था। जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या होगा? वेगनर ने। महाद्वीपीय सिद्धांत से जो है ना वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट है संवहन धारा सिद्धांत कह रहा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने किया था। बताइए कि संवहन धारा का सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? बताइए, संवहन धारा का सिद्धांत। हाँ, तो संवहन धारा का सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1930 में के दशक में आर्थर होम्स ने दिया था। आगे बोल रहा है सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत। मतलब इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया था। तो ये सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन सिद्धांत का किसने किया था और कब किया था? तो क्या होगा? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया था। सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत। तो याद रखिए ना कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत जो है ना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1961-62 में हैरी हेस ने किया था। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बोल रहा है इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है सकता है क्योंकि यह एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसंस्करण सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। 1967 में मैकेंजी, मार्गर व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कह रहा है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है सकता क्योंकि यह महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पुराचुंबकत्व अध्ययन और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत को सम्मिलित रूप है। 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। आगे बोल रहा आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत क्या कर रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में यह बताया कि जब द्रव्यमान विरामावस्था में होता है तो भी उसमें ऊर्जा निहित होती है। इस ऊर्जा को E = mc² सूत्र द्वारा सत्यापित किया। यह C प्रकाश की चाल है। इसमें C जो है ना प्रकाश की चाल है। नेक्स्ट है प्रकाश के संबंध में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने सिद्धांत जो दिया गया था ना, प्रस्तुत किया गया था, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे वैज्ञानिक दिया हुआ है, यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है। वह प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा? प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ना न्यूटन दिया था। भैया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा? तरंग तो हाइगेंस। हाँ, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है ना हाइगेंस ने दिया। भैया कि प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो क्या होगा? ग्रेमाल्डी ने दिया है। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत बोलेगा तो ग्रेमाल्डी ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस यंग ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत बोलेगा थॉमस यंग ने दिया है। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग बोलेगा तो कौन दिया है? फोल्कट ने दिया है। द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग सिद्धांत बोलेगा फोल्कट ने दिया है। कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो प्लांक ने दिया है। फोकाल्ट। हाँ, तो प्लांक ने दिया है। तो द्रवों में प्रकाश की चाल से संबंधित तरंग बोलेगा तो फोकाल्ट ने दिया है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बोलेगा किसने दिया है? तो प्लांक ने दिया है। अब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्सवेल ने दिया है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया है। कि जंतु कोश का सिद्धांत किसने दिया है? स्वान ने दिया है। स्लाइडेन स्वान। भैया देखिए फिर से एक बार देख रहे हैं, बताइएगा कि प्रकाश कणिका का सिद्धांत किसने दिया? बताइए क्या होगा? हाँ, प्रकाश कणिका का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया है। सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? क्या होगा? हाइगेंस ने दिया है।
प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, क्या होगा? ग्रिमाल्डी ने दिया है। प्रकाश का व्यक्तिकरण सिद्धांत बोलेगा किसने दिया है? थॉमस यंग ने। थॉमस ये कणिका रहेगा तो न्यूटन, तरंग रहेगा तो हाइगेंस, विवर्तन रहेगा तो ग्रिमाल्डी, व्यक्तिकरण रहेगा तो थॉमस यंग। बताइए द्रव्यों में प्रकाश की चाल संबंधी तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो फोकाल्ट ने दिया है। और द्रव्यों प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है? तो प्लांक ने दिया है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्सवेल ने दिया है। और जंतु कोश का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्वान ने दिया है। ठीक है, स्वान है। अब देखिए यहाँ पे ना ये पूरा खत्म हो गया। आप देखिए आगे ना विविध स्टार्ट हुआ है, तो विविध को जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है विविध, इसमें ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से बार बार देखिएगा और सारा वीडियो एक में जो है करके डाल देंगे। और बाकी 3 पार्ट तो है ही है, उसको देख लीजिएगा, सारा आपको जो है रिवीजन हो जाएगा, बार देख लीजिएगा लाइन बाय लाइन। तो ठीक है, आज तक यहीं रहने देते हैं, कल देखेंगे विविध हम लोग।